जो शिक्षा रही है महिला इंडिया में, मतलब भारत में महिला शिक्षा रही है, ज्योतिबा फुले जी ने समाज को जगाया और इन्हीं को मोटिवेट करके आगे बढ़ाया। इसकी बदौलत ही आज हमारी जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, वो शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इनसे जो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए वो एक ही बात की प्रेरणा है कि एजुकेशन को हम कैसे बढ़ावा दें, शिक्षा को किस प्रकार से बढ़ावा दें। देखो, माल्यार्पण और समारोह से ज़्यादा जो उनके विचारों को हम अंदर अपनाएं, वो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारे को। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब जब ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं उनसे हम दो चीज़ सीखते हैं। पहली चीज़ तो जैसे आज के प्रोग्राम से हम सीख रहे हैं, वो रक्तदाता जो बिना स्वार्थ के, और सावित्रीबाई फुले जी और महात्मा ज्योतिराव फुले जी को आदर्श बना करके और बिना कोई स्वार्थ के अपना रक्तदान दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है। अभी वो पत्रकार भाई पूछ रहे थे कि कोरोना में रहते हुए युवा इतने आगे क्यों आ रहे हैं। मैंने कहा भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा पॉइंट है कि भारतीय संस्कृति में अपने आदर्श को बड़ा मानते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो। तो हमारे आदर्श कौन हैं? ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, उनको मान करके कर रहे हैं। दूसरा, मैं आयोजन से एक बात और बताना चाहूँगा कि हम जो सीखते हैं वो दूसरी चीज़ सीखते हैं कि सब जब जब ऐसे आयोजन होते हैं तो हमारे को उनके पदचिन्हों पर चल करके आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आज का छोटा सा प्रोग्राम है कि साहब हमारे राजनीतिक प्रतिभा सम्मान समारोह, राजनीति में जो लोग आगे आए हैं, सरपंच बने हैं, प्रधान सदस्य बने हैं, प्रधान मतलब वो जिला परिषद सदस्य बने हैं, उन सबका भी मैं अभिनंदन करना चाहूँगा कि यार राजनीति भी एक युवाओं का एक सबसे बड़ा मार्ग है। और अभी आपके नगर पालिका चुनाव हैं तो उनमें भी बहुत से युवा भाग ले रहे हैं, तो लेना भी चाहिए। क्योंकि युवाओं में जो आपके पढ़े लिखे लोग हैं, अब माताएं हैं, बहनें हैं, ये सब लोग भाग लेंगे तो राजनीति में भी काफ़ी हद तक जागरूकता आएगी। और राजनीतिक जागरूकता से ही समाज में एक विकास का आधार बनता है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा आज का जो विषय है वो ये है कि हम किस प्रकार से एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। जैसे मैं थोड़ा सा एक व्यवहारिक जिक्र करना चाहूँगा। मेरे एक मित्र हैं IAS, तो परसों में उनके पास बैठा था, तो उन्होंने नागालैंड अभी IAS मतलब डिप्टी रहता है, कलेक्टर थे, तो उन्होंने 3 महीने की छुट्टी ले रखी है। तो मैंने कहा 3 महीने की छुट्टी कैसे ले रखी है? तो उन्होंने कहा यार बच्चे की 10वीं की परीक्षा है और 10वीं की परीक्षा है तो मैं मैथ्स और साइंस पढ़ रहा हूँ और उसको पढ़ाऊँगा। और 3 महीने की, तो आप देखिए माता पिता कितने जागरूक हैं बच्चों की पढ़ाई को लेकर। तो मैं जो बात करना चाहूँगा वो ये है कि ये जो माता है हमारी सावित्रीबाई फुले, इन्होंने हमें इतना जागरूक किया। तो माताओं, बहनों और अपने जो बुजुर्गों सभी को मैं कहना चाहूँगा कि अपना पढ़ाई के प्रति सबसे बड़ी जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं है। और जब बड़े बड़े जो अफसर हैं, आज मैं घरों का माहौल देखता हूं तो अपने बच्चों के लिए, अपन तो पति के लिए भाग रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए भाग रहे हैं कि मेरे बच्चों की परीक्षा आ गई, मैं कैसे छुट्टी लूं और पढ़ाऊं उनको। अपने यहाँ पे डिप्टी साहब दिलीप जी रहे थे, तो दिलीप जी आके डिप्टी से पद हटा करके बोला कि मेरे को तो कोई लाइन में लगाओ क्योंकि मेरे बच्चों की परीक्षा आ गई। तो वो लाइन में इसलिए लगी कि बच्चों को पढ़ाना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग पद की तरफ भाग रहे हैं, वो लोग बच्चों की तरफ भाग रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि आज के परिप्रेक्ष्य में हमें एजुकेशन को सबसे ज़्यादा बल देना चाहिए। जैसे यहाँ पे अपने डिप्टी साहब रामचंद्र मूल जी रहे, यहाँ पे रहे, तो उनका भी उदाहरण है। अपने बच्चे को नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो नौकरी को और पूरी PhD की तैयारी खुद कर ली और खुद बना दिया। तो मेरा कहने का मतलब है जो एजुकेशन की तरफ भी जहाँ भी बैठे तो माँ बाप अपने घर में भी और हमारे माहौल में भी राजनीति की बात करें, लेकिन राजनीति के साथ साथ एजुकेशन की बात जरूर करें। एजुकेशन ही क्रांति लाएगी। और एजुकेशन, आज मैं यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में था तो मैं कोई वैसे नहीं, क्योंकि हम पहले भी रहे, वही नवलगढ़ है, वही लेन देन है, लेकिन एजुकेशन है तो धीरे धीरे एजुकेशन से लोग ऑटोमेटिक सम्मान करने लग जाते हैं, क्योंकि एजुकेशन से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। ज्ञान की सदैव धीरे धीरे पूजा होगी होगी। मैं ये भी नहीं कहूँगा आप इतने बड़े सम्मानित पद पर भी नहीं है, लेकिन एजुकेशन से क्या होता है, एक माहौल बनता है। तो इसलिए मेरी सभी माँ बाप से गुजारिश है
कि बच्चों की जो पढ़ाई है तो 9वीं 10वीं की 11वीं की पढ़ाई है तो तब उनका साथ जरूर दें। और मैं आपको ये और बता देता हूँ, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि बच्चे हमारी मानते नहीं है, 9वीं 10वीं 11वीं तक और 12वीं तक आपने बच्चों का साथ दिया ना, उनके लिए थोड़े दिन आपने टाइम दिया तो वो आपका जीवन भर सम्मान करेंगे, वही टाइम याद रखेंगे, बाकी याद भी नहीं रखेंगे। तो ये थोड़ी सी मेरी आपसे विनती है कि हम सभी लोग इस पे भी ध्यान दें। और ये माता जो हमारी हैं सावित्रीबाई फुले, ये इन्होंने हमारे को ये सिखाया है और इन्हीं की प्रेरणा से हम काम कर रहे हैं। तो मैं सभी माँ बाप से गुजारिश करूँगा कि आप इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें। और दूसरा, अभी अपना कई दिनों हो गए और प्रयास भी चल रहे हैं। अभी आपका जो बेस्ट स्टूडेंट है उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि रीट की परीक्षा आ रही है। अभी आपकी रीट में बहुत सी माताएं बहनें भाग लेती हैं। अभी आपका फर्स्ट ग्रेड की आ रही है, सेकंड ग्रेड की रीट की तो आई हुई है। और आज ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें कोई बीएड नहीं कर रखा हो, सबने बीएड कर रखा है। और जब तक अभी कोरोना काल में आपने देखा, बिजनेस को देखा, आपने सब चीजों को देखा, जिस घर में सरकारी नौकरी थी वही ज्यादा मजबूत रहा। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा सरकारी नौकरी सब कुछ होती है, लेकिन अगर आपने बीएड वगैरह कर रखी है तो थोड़ा सा उस कैरियर पर भी ध्यान दें। अब जैसे हम यहाँ पे सम्मान समारोह, प्रतिभा सम्मान समारोह करा रहे हैं कि सब बीएससी में इतने आए, बीएड उसमें एमएससी में इतने आए, सम्मान समारोह। लेकिन ये तो बताओ कि बीएससी में तो इतने आए, अब करेंगे क्या आगे? खाली शादी के लिए बीएससी हो रही है क्या? भाई मेरा कहने का सम्मान समारोह इस चीज का है कि कैरियर काउंसलिंग हो कि सब बच्चों अब हमारे स्टूडेंट किस तरफ जाएंगे, इनको किस टाइप से मार्ग दिखाना है, कौन कोई आरएस में जाएगा, कोई आईएएस में जाएगा, कोई किस में जाएगा। और मैं तो सभी युवाओं को, अपने बुजुर्गों को, सभी को एक राय देना चाहूँगा कि जहाँ पर भी बैठे ना तो आपके 45 मिनट राजनीति की बात करते हैं तो कम से कम 15 मिनट एजुकेशन की बात जरूर करेंगे। क्योंकि अगर एजुकेशन की बात नहीं करोगे ना तो थोड़े दिन बाद में अपन पिछड़ जाएंगे, वही क्रांति लाएगी और कुछ नहीं लाएगी। और जब हमारे पैर मजबूत होंगे, हर घर में कोई कोई हमारे आधार मजबूत होगा तो ऑटोमेटिक अपन हम ऊपर उठेंगे। अब आधार ही मजबूत नहीं रहेगा तो अपन कोई चुनाव लड़ते हैं तो पैसों की कमी पड़ती। कोई कहता है कि भाई गाँव में कहावत नहीं कि मोरियो नाचे नाचे लेकिन भगाकन दे दो है। तो वो भी एक बात है कि जब तक हमारी स्थिति मजबूत नहीं होगी तब तक हम राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से कैसे आगे आ सकते हैं। तो इसलिए भी मैं जो करना चाहूँगा, तो मैं ये तरह तो नहीं, लेकिन अनुभव एजुकेशन में मैंने जरूर लिया है और बाकी कोई अनुभव नहीं है। लेकिन मैंने देखा है सभी समाज सबसे ज़्यादा जो ध्यान दे रहे हैं और वो इसी पे दे रहे हैं। तो मैं ये भी कहना चाह रहा था कि अभी विनोद से बात हुई, विनोद जी से और गजानंद से भी बात हुई, तो मैंने ये कहा कि भाई अपने कई दिनों से जो भी कोई मन मुटाव हो कुछ भी मान लो, मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन अभी जो नई परीक्षा आ रही है उसके लिए हम चाह रहे हैं कि भाई एक बार जो हमारी बच्चियां हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, उनका 1 महीने बाद में कैरियर मेला आयोजित करें कि जितने भी हमारे आसपास के क्षेत्र के जितने भी हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनका एक कैरियर मेला आयोजित करें। कैरियर मेले का मतलब है कि भाई कौन कौन ने क्या क्या कर रखा है और वो क्या क्या कौन कौन सी लाइन में जा सकते हैं। तो जा सकते हैं तो उनको थोड़ी सी गाइडेंस मिले ना, क्योंकि बच्चे हमारे प्रतिभाशाली हैं, लेकिन हम देखते हैं तो साहब तू बीएड कर ले, तू ये कर ले, उसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो 1 महीने बाद हमने सोचा, दिमाग लगाया कि भाई 1 महीने बाद एक कैरियर मेला आयोजित करवाया जाए। उस कैरियर मेले में जितने भी हमारी बच्चियाँ हो, बच्चों, स्टूडेंट हो, जो भी हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे हों, अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व रखें, उनकी अपन क्या क्या हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि क्या क्या हेल्प। और महात्मा फुले को मैं नमन करता हूँ। आज के इस जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह और रक्तदान शिविर के मुख्य अतिथि हमारे समाज के युवा आरएस अधिकारी, मेरे बड़े भाई आदरणीय स्वय सिंह जी जगोगा साहब, मंच पर विराजमान हमारे पूर्व जिला उप प्रमुख और वर्तमान जिला परिषद सदस्य आदरणीय बनवारीलाल जी सैनी साहब, मंच पर विराजमान हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय बलराम जी तंवर साहब, कजोड़ जी, आदरणीय राधेश्याम जी, आदरणीय हरिराम जी, आदरणीय मनीराम जी, और मंच पर विराजमान हमारे राजेश जी अड़ुका,
और मंच पर उपस्थित आदरणीय भगवाना राम जी सैनी साहब, महेश जी सूरजगढ़, महेंद्र जी शास्त्री साहब, आप यहाँ उपस्थित सभी समाज के प्रबुद्धजनों, युवा साथियों और मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं, जैसा कि स्वाई सिंह जी ने कहा कि आज के हमारे हीरो तो रक्तदाता हैं। बहुत से रक्तदान शिविर हम लोगों ने लगाए हैं, लेकिन आज जिस तरह का आज उत्साह युवाओं में देखने को बन रहा है, वो उत्साह शायद ही कभी पहले देखा है हमारे समाज के युवाओं में। बड़ी बड़ी खुशी की बात है कि हमारे युवाओं में इतनी बड़ी जागृति है कि सभी युवा गांव ढाणी शहर से, चिराना से तो हमारे सरपंच जी बस भर के लेके आए हैं, उदयपुर वाटी से हमारी फूले ब्रिगेड की टीम यहाँ पहुंची है। इन सब को देखकर बड़ा गर्व महसूस होता है। तो ये कहता है कि समाज नहीं बढ़ रहा, मैं तो कह रहा हूँ समाज बहुत बढ़ रहा है। समाज बढ़ रहा है क्योंकि उस 19वीं सदी में जब महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले का जमाना था, उस समय समाज में विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन इन लोगों ने संघर्ष किया, इन लोगों में सहिष्णुता थी, इन्होंने अत्याचारों को सहा और उसके बाद भी अपने काम में निरंतर लगे रहे। तो मैं तो कहता हूं कि जो आदमी अपने काम में मन भाव से और लगाव के साथ, निष्ठा के साथ उस पर लगा रहता है, तो निश्चित रूप से एक दिन वो महान बनता है। और इसी का स्वरूप है कि हमारे महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले आज महात्मा के रूप में पूरे देश में जाने पहचाने हैं। और ये हमारे लिए ये गर्व की बात है कि ये लोग हमारे समाज में पैदा हुए। लेकिन एक थोड़ी सी कई बार इस बात का दुख भी होता है कि ये महात्मा लोग जो, क्योंकि उस समय शिक्षा और विशेष रूप से नारी शिक्षा और शूद्र लोगों को शिक्षा उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। आज तो हमारे पास ऐसी समस्याएं नहीं है, लेकिन उस समय इन लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ा होगा, कितने अत्याचार इन लोगों को झेलने पड़े होंगे। और आज तक भी तो नारी शिक्षा की पहली महिला शिक्षिका का नाम आता है तो माँ सावित्रीबाई फूले का नाम आता है। फिर भी हमारे समाज के होने की वजह से आज तक इनको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। ये बात मन में खटकती है। तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने खूब संघर्ष किया है और महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले का जीवन हम सबको पढ़ना चाहिए, इनके बारे में हम सब लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि समाज के महान लोगों के बारे में हम नहीं जानेंगे, समाज के हमारे इन भामाशाहों की, इन महापुरुषों के बारे में अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने के बिना हम इनके बारे में अच्छी तरह से नहीं जान पाते। क्योंकि कभी कभी प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्रामों में इनका विस्तार रूप हम नहीं जान पाते। इसलिए मैं सबको कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे समाज के महापुरुष हैं, महापुरुष तो चाहे समाज के भी हों, महापुरुषों की जीवनियाँ हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। इससे हम सब लोग को प्रेरणा मिलती है और हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग हमारा प्रशस्त होता है। इसलिए आज के मौके पर क्योंकि जरूर बोलेंगे, क्योंकि इस तरह का ऐतिहासिक जो हमारा कार्यक्रम आज रहा है वो आप सभी के सहयोग से रहा है, तो इसलिए धन्यवाद तो बनता ही है। आप देख रहे हैं अभी भी सामने जो हमारा रक्तदान शिविर का जो लक्ष्य था, कार्यक्रम था, सुबह 10 बजे हमने शुरू कर दिया था और अभी भी लगातार चल रहे हैं। अभी भी लगातार फोन आ रहे हैं कि रक्तदान चल रहा है, क्या चल रहा है। मैं कह रहा हूँ सबको कि रक्तदान तो चल रहा है, लेकिन 2 टीमों के पास जो वो अपने संसाधन लेके आए थे रक्त संग्रहण के लिए, वो उनके पास पूरा हो गया। तो इसलिए हम जल्दी ही दोबारा से रक्तदान शिविर आयोजित करेंगे, क्योंकि कई भी जब हमने महसूस किया है आज समाज का युवा तैयार है, वो हर तरह से मतलब हमें और सहयोग के लिए तैयार है। तो कहीं कहीं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपनी सहनता में भी ब्लड कैंप आयोजित करें। आप देखिए ना, बाजार में जगह जगह गाँव गलियों में रक्तदान शुरू होते रहते हैं। हमारे युवा साथी सब जगह भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनकी पीड़ा की सहजता में क्यों नहीं होते इस तरह के कार्यक्रम। तो हमने महसूस किया और इसको लक्ष्य बनाया। आज के मुख्य अतिथि सवाई जी ने केंद्रीय सरकार के लिए आग्रह किया, बताया, तो मैं मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये हमारा टारगेट है। हमने इसको तय किया हुआ है कि जल्दी से जल्दी हम कैरियर सेमिनार, और मैं तो चाहता हूँ कि कैरियर सेमिनार से रेगुलर बेसिस को होते रहना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि सरकारी के बजाय अगर प्राइवेट जॉब पे भी अगर थोड़ा सा ध्यान दें
कंपनी के जो विभिन्न प्रतिनिधि हैं, जो अच्छी कंपनियां हैं, जो आज प्राइवेट जॉब में भी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए भी उनके भी प्रतिनिधि को बुलाए और अपने जो युवा साथी हैं जो रोजगार की तलाश में है उनका मार्गदर्शन को करें। क्योंकि आपको बताइए आज जो परिस्थितियाँ हैं सबके लिए सरकारी नौकरी संभव ही नहीं है। तो हमारी संस्था के द्वारा, हमारी कार्यकारिणी की टीम के द्वारा इस तरह का भी प्रयास है। तो आपकी नज़र में जो अच्छे व्यवसायी लोग हैं, जिनका व्यवसाय में अच्छा अनुभव है, हम उनको मोटिवेटर के रूप में बुलाना चाहते हैं। संस्था में उनका एक प्रोग्राम हम करना चाहते हैं, क्योंकि रोजगार होना चाहिए। रोजगार पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अब हाँ देखो सरकारी है उसकी देखो आपको पता ही है क्या भूमिका है, लेकिन अब सरकारी के चक्कर में ऐसा तो है नहीं कि वो घर में जा रहे हैं मतलब, क्योंकि नौकरियाँ कम है, रोजगार की आवश्यकता है, सबको ये जरूरत है। तो इसलिए हमारी प्लानिंग चल रही है। हम जल्दी आपको अनाउंस करके बताएंगे, आप उसमें आइए, ज़्यादा से ज़्यादा भाग लीजिए। इसके साथ ही मैं विशेष धन्यवाद दूंगा जो हमारे विभिन्न संगठन जो चल रहे काम कर रहे हैं, बेगराज जी मोरियल संगठन, निस्वार्थ सेवा समिति संगठन, नेताजी भोलाराम जी संगठन और विभिन्न महात्मा फुले ब्रिगेड, जय महात्मा फुले ब्रिगेड, इन सभी साथियों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूँगा, क्योंकि आप लोगों के सहयोग और मेहनत के बिना इस तरह का ऐतिहासिक जो रक्तदान शिविर है वो हम कर नहीं पाते, इसलिए आभार तो आपका बनता ही है। ऐसा ही आभार मैं दोबारा आपसे लूँगा या दूंगा, क्योंकि हमारा मेन फोकस था जिस दिन से हमारी कार्यकारिणी बनी थी कि हम एजुकेशनल इसको हम बनाएं, कुछ नया हम करके जाएं। इसके लिए हमने कोचिंग स्कूल चालू करने का एक हमने टारगेट रखा था, हम उसकी दिशा में काम कर भी रहे थे, लेकिन थोड़ा सा आपको बताइए कोरोना महामारी के चक्कर में हमारा जो लक्ष्य है उसमें विलम्ब हो रहा है। हम लक्ष्य से हटे नहीं हैं, हाँ विलम्ब है, तो उसके लिए देखो अब आपके सामने ये परिस्थितियाँ, आज इतनी संख्या में युवा हैं आप देख रहे हैं, वो सब लोग आश्वासित है हमसे कि हम कोचिंग शुरू करें, हम यहाँ एजुकेशन का पूरा माहौल दें, क्योंकि वो चाहते भी हैं। हमारा जो लक्ष्य था, हमने जो कार्यकारिणी टीम ली उसका मेन जो कमी थी वो हमने महसूस करी, इसी कमी के चक्कर में हम लोग लगे हुए पूरा हो, तो उसमें भी आपका पूरा सहयोग चाहिएगा। जनप्रतिनिधि समाज समारोह कार्यक्रम जो रखा है उसके बारे में भी हमारे जो जितने भी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि उनको मैं धन्यवाद दूंगा, उनका आभार व्यक्त करूँगा कि ऐसी कड़ी परिस्थितियाँ हैं जिसमें उन्होंने सफलता अर्जित की है। अब उनसे मेरा एक आग्रह निवेदन भी है कि आज वो निर्वाचित हैं, अभी वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करें, वो पार्टीबाजी से दूर होकर काम करें, क्योंकि अभी आप सबके लिए निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो पंचायत समिति सदस्य हो, चाहे जिला परिषद हो, जिस लेवल पे भी आप हैं, कोशिश करें ईमानदारी से काम करें, क्योंकि अपनी जो दौड़ है वो यहीं तक सीमित न होकर रह जाए। हमारे ऊर्जावान साथी भाई राजेंद्र जी जैसे साथी कर रहे हैं, इनसे मेरा विशेष आग्रह है जिस तरीके से आप चल रहे हैं आप और मेहनत करें और लोगों को संदेश दें। बाकी देखो टीम तो काफ़ी सारी काम कर ही रही है, तो इसलिए मैं एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा। संस्था में हमें कार्यक्रम के लिए जिन्होंने विशेष रूप से आर्थिक सहयोग किया, अपनी वैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई, उनका भी बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो रक्तदान शिविर आयोजन किया जा रहा है, तो यहाँ लाभान्वित विकास सैनी जी से बात करेंगे कि उनको कैसा महसूस हो रहा है, ये बात करते हैं विकास जी से। तो आपने कितनी बार अब तक रक्तदान किया बताइए। पहले तो मैं पत्रकार महोदय आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मैंने 6ठी बार रक्तदान कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर। और जैसे आगे भी क्या निरंतर ऐसे ही करते रहोगे क्या रक्तदान? हाँ, जब तक जान है वहाँ, जहाँ तक जान है मैं ब्लड देता रहूँगा, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक। बहुत ही अच्छी बात बताई है विकास जी ने कि जब तक जान है तब तक रक्तदान शिविर के अंदर ये आते रहेंगे और रक्तदान करते रहेंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी संख्या में मौजूद है और रक्तदान दे रहे हैं बराबर। और एक निस्वार्थ भावना की जो सेवा है मन में, ये लोगों में आज भी है और लोगों की जान बचाई जाती है। देख सकते हो आप कि चारों तरफ रक्तदान देने वालों की कमी नहीं है
और निरंतर प्रयास ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान देकर लोगों का जीवन बचाया जाए।